बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चचा मेरी चची से बहुत मोहब्बत करते थे। दोनों की पसंद की शादी थी। चचा आए रोज कुछ ना कुछ चची के लिए लाते और उन्हें तोहफा देते। चचा पिछले हर माह से तनख्वाह मिलने पर चची के लिए नया और खूबसूरत सूट लाते और चची को तोहफे में देते, लेकिन मैं जो देखती मैं दंग रह जाती। मुझे यकीन ना होता कि मेरी चची ऐसा भी कर सकती हैं। मेरी चची मेरे चचा का मोहब्बत से लाया कपड़ा सुपुर्दे आतिश कर देती और मुकम्मल जलने के बाद जो बच जाता उसे थाली में निकाल लेती। और ये देखते मुझे बड़ा गुस्सा आता कि उन्होंने नया सूट खाक कर दिया। अगर ना पसंद था तो मुझे दे देती। मेरा कोई हक नहीं था, इसलिए मैं खामोश हो जाती। लेकिन एक बार, दो बार, कितनी बार जब चचा उनके लिए सूट लाते वो यही करती और चचा को कहती, सिलने दे दिया है। फिर मैंने नोट किया कि वो जला हुआ कपड़ा फेंकती नहीं है, बल्कि उस कपड़े को जब थाल में निकालती हैं तो उसे अपने कमरे में ले जाती हैं। मैं मजीद ठिठक गई कि मेरी चची आखिर ऐसा क्यों करती हैं। एक दिन मैं अचानक किसी काम से चची के कमरे में गई तो जो देखा वो देखते हैरान रह गई। मेरी चची उस कपड़े की राख एक सफ़ेद रुमाल में एहतियात से रखकर अलमारी में बंद कर रही हैं। मुझे कमरे में देखते चची अचानक सीधी हुई और मुस्कुराकर पूछा, कोई काम था? मैंने कहा, जी काम तो था, पर आप अलमारी में क्या रखे रही थी? मेरी बात पर मेरी चची एकदम संजीदा हो गई और बोली, कुछ नहीं, बस अम्मी ने सौंप दी थी अलमारी में रखने के लिए, उससे कपड़ों की बू नहीं होती। बिल्कुल बेतुका बहाना था। मैंने उनसे मजीद सवाल न किया और अपना काम करके कमरे से निकल गई। लेकिन मेरा सारा ध्यान मेरी चची की हरकत पर था। चची नया सूट जलाकर क्यों अलमारी में रखती थी? कोई खास वजह, लेकिन जवाब ना मिलता। हैरत का झटका मुझे तब लगता जब कुछ दिन के बाद ही चची वो सूट पहने हुए होती जो उन्होंने जलाया था। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती कि भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों के सामने वो कपड़ा जलाया था। मैं समझ गई कि दाल में कुछ तो काला है। कोई तो बात थी जो चची छुपा रही थी। मैंने इसके बाद चची की जासूसी शुरू कर दी और जब चचा चची के लिए सूट लाए तो मामूल के मुताबिक उन्होंने जला दिया और उसकी जली हुई खाक को मामूल के मुताबिक कमरे में ले गई और अलमारी में रख दी। मैं छुप छुप कर देख रही थी। अगले दिन सुबह जब मेरी चची छत पर गई तो मैं पीछे से उनके कमरे में घुस गई और अलमारी खोलकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस थैली में उन्होंने जला हुआ कपड़ा रखा था उस थैली में बहुत सारे पैसे रखे थे। मेरे तो होश उड़ गए कि चची के पास इतने पैसे कैसे आए। मुझे छत पर से आवाजें आने लगी तो मैं फौरन अपने कमरे में चली गई। लेकिन मेरी आंखों के सामने तो गोया वो नोट घूम रहे थे, चमक रहे थे, जो चची की अलमारी में थे। यानी बात साफ थी कि चची अपने नए कपड़े सिर्फ उन्हीं पैसों के लिए जलाती थी, क्योंकि जितने पैसे मिले थे उस हिसाब से तो बहुत सारे कपड़े आ जाते। अब मुझे भी यही करना था। मैंने अगले दिन ही अपनी अम्मी को कहा, अम्मी मुझे नया सूट चाहिए, पर उन्होंने इनकार कर दिया। तो मैंने मेरे जहेज के जमा शुदा कपड़ों में से एक सूट छुप कर निकाल लिया और मौका पाते ही उसे जलाकर खाक कर दिया। फिर एक थैली में लेकर उसकी खाक अलमारी में रख दी और इंतजार करने लगी। सारी रात गुजरी, लेकिन जब मैंने सुबह उठकर देखा तो वहां तो खाक की खाक ही थी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने अलमारी वापस बंद कर दी कि शायद हो के ज्यादा वक्त लगता हो, लेकिन चची का तो एक रात में हो जाता। जो भी हो, मैंने इंतजार करने का सोचा और पूरे हफ्ते इंतजार किया, पर मेरा नया सूट खाक का खाक ही रहा। मुझे ना बड़ा सख्त गुस्सा आया। यकीनन कोई ना कोई झोल था। मैंने दोबारा अपनी चची की जासूसी की और जब चची सूट जलाने किचन में गई तो मैं खुद चची के कमरे में पलंग के नीचे छुप गई ताकि देख सकूं। और फिर मैंने जो देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरी चची उस खाक को रखने से पहले उसमें अपनी... मेरा नाम नौरीन है। मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। मेरे अब्बा का नाम सफ्तर है और अम्मी का रेशमा। मेरी एक ही चची हैं जिनका नाम समरीन है और मेरे चचा का नाम फयाज है। मेरी चची की घर में सबसे बहुत बनती है सिवाय मेरी दादी के, और मेरी दादी भी सबसे ज्यादा मेरी चची से ही चिढ़ती थी। इसके पीछे भी बड़ी वजह थी। मेरी चची मेरी दादी की सगी भतीजी हैं। मेरी दादी ने बहुत चाव से मेरी चची का हाथ मेरे चचा के लिए मांगा था और चची के अब्बू ने भी बखुशी मेरी चची का रिश्ता चचा से किया था। मेरी चची भी चचा के लिए बहुत पसंदीदगी रखती थी, जबकि चचा अपने ही कॉलेज की लड़की शाइस्ता से बहुत मोहब्बत करते थे। मेरे चचा ने हर मुमकिन कोशिश की कि उनकी शादी उनकी पसंद की लड़की से हो जाए, लेकिन मेरी दादी किसी सूरत ना मानी और जब चचा बजिद हुए और शादी से इनकार करने लगे तो दादी ने चचा के आगे हाथ जोड़ दिए और बाकायदा अपने दूध का वास्ता देने लगी। तो मेरे चचा मजबूर हो गए और मजबूरन मेरी चची से मंगनी कर ली।
ऐसा नहीं था कि चची हसीन नहीं थी, चची बहुत हसीन थी, लेकिन चचा को मोहब्बत किसी और से थी। वहीं दूसरी तरफ चची का बड़ा भाई मेरी छोटी फूफो से मोहब्बत करता था। मेरी दादी का नाम शमीम खातून है, वो एक सख्त गीर सास है, और दादी भी। अब उनका जोर थोड़ा टूटा है, वरना घर में उनकी ही चलती थी। मेरी दादी की 3 औलादें थीं। एक मेरे अब्बू जो सबसे बड़े हैं, दूसरे मेरे चचा, और सबसे छोटी मेरी फूफो। मेरी चची के भाई मेरी सबसे छोटी फूफो से मोहब्बत करते थे, और उनकी जिद पर चची के घर वालों ने फूफो का रिश्ता मांगा और मेरी दादी ने हामी भर ली, ये जानते हुए भी कि मेरी फूफो किसी और से मोहब्बत करती हैं। अपनी दोनों औलादों की उन्होंने ज़बरदस्ती शादी तय कर दी। चचा ने तो चची को कबूल कर लिया, लेकिन मेरी फूफो शायद मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुकी थी। जिस दिन चचा का वलीमा था, उस दिन फूफो का निकाह और बारात थी। फूफो पार्लर से ही उस लड़के के साथ फरार हो गई जिससे वो मोहब्बत करती थी। वो लड़का उन्हीं के कॉलेज का था। फूफो के जाने से पूरे खानदान में बदनामी फैल गई। चची के भाई ने बहुत हंगामा किया और साफ कहा कि वो फूफो को ढूंढ निकालेंगे और मिलते ही मार डालेंगे। जबकि फूफो के बदले में चची के घर वालों ने चची को ससुराल भेजने में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। लेकिन जब मेरे चचा को पीछे होते देखा तो रुखसत कर दिया कि आया बहन भी घर न बैठ जाए। करीबी और मोहब्बत भरे रिश्तों में दरार पड़ गई। शादी के बाद चची के घर वालों ने मिलना जुलना छोड़ दिया। वो सिर्फ चचा और चची से मिलते। शुरू शुरू में अपनी नंद की भाग जाने वाली हरकत में उनके खून में भी उबाल उठ रहे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो संभल गईं। जबकि पहले जो मेरी दादी मेरी छोटी फूफो को कोसने दे रही थीं, उन्हें फूफो की फिक्र होने लगी। सब कुछ सही चल रहा था। चची के घर वालों ने भी वापस ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे। चची के भाई की कहीं और शादी हो रही थी, और अब जहां हो रही थी वो लड़की भी चची के भाई की ही पसंद करता थी। खैर आफियत से चची के भाई भी अपने घर के हो गए। सब खुश रहने लगे। चची भी घर में मेरी अम्मी की मदद करवाती और दादी की भी खिदमत करती। लेकिन ये सुकून का माहौल तब गारित हुआ जब घर में चची और दादी की लड़ाइयाँ शुरू हुईं। और लड़ाइयों की शुरुआत दादी की फूफो के लिए फिक्र से हुई। जब मुस्तकिल तौर पर फूफो ने पलटकर कोई राब्ता न किया तो दादी की माँ वाली ममता जाग उठी। अगर एक तरह से देखा जाता तो फूफो के साथ बाकी सबकी भी गलती थी कि किसी ने उनकी पसंद का एहतराम न किया। अब जाकर दादी को मलाल हो रहा था, और यही मलाल उन्होंने मेरे अब्बू और चचा के सामने रखा और उनसे फूफो को ढूंढने का कहा। लेकिन ये सुनते मेरी चची बिदक गई और एकदम शोर करने लगी, और फिर चची के एक जुमले ने काया पलट दी, जिसके बाद मेरी दादी और चची के दरमियान जंग छिड़ गई। ना चची झुकने को तैयार थी, ना ही दादी। चची का कहना था, जिस बेटी की फिक्र अब दादी कर रही है ना, उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे तो जान से मार देना चाहिए। दादी भी भरपूर चची से नफरत का इजहार करती। उनको खुदगर्ज बोल रही थी। साथ में शादी से पहले चची का चचा के लिए इजहार पसंद का ताना भी दे रही थी, जो चची के तलवे से लेकर पांव तक सुलगा देता। दादी का कहना भी दुरुस्त था कि चची के भाई जब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे तो चची को क्या एतराज लाहक था। ये मसला इस कदर बढ़ा कि दादी ने चची को जहन्नुमी करार देने में देर ना की, और चची ने भी फूफो के खिलाफ फतवे लगाने से गुरेज ना किया। भाई की मोहब्बत इस कदर गालिब आई कि सारी तमीज़ और रिश्ते का तकद्दुस तेल लेने चला गया। हर वक्त घर में जंग का सा समा रहता और कोई ना कोई फसाद की बात छिड़ ही जाती। ऐसे में भी मेरे चचा बहुत तहम्मुल से काम लेते और चची और दादी दोनों को प्यार से समझाते। जो चचा पहले चची से शादी नहीं करना चाहते थे, वो चचा अब चची पर जान देने को तैयार थे। ऐसे में दादी को वार करने का जो हथियार मिला वो औलाद था। दादी ने चचा से औलाद की ख्वाहिश पर जोर देना शुरू कर दिया। शादी को साल से ऊपर हो चुका था और चची की तरफ से कोई खुशखबरी ना मिली। चची को भी अब दादी की ये बातें खटकने लगी थी और औलाद की ख्वाहिश जोर पकड़ रही थी। एक दिन उन्होंने तंग आकर अपना और चचा का चेकअप करवाया और जो बात सामने आई वो उनकी दुनिया हिला गई। चची बांझ थी और माँ बनने की सलाहियत से महरूम। ये खबर के बाद चची बिल्कुल खामोश हो गई। इसके बाद दादी ने चची पर जो अल्फाज के निश्तर चलाए वो बहुत खतरनाक थे, और इससे ज़्यादा खतरनाक चची की खामोशी। चचा समझाते पर दादी बाज ना आती, जबकि दादी इस बात से यकसर अनजान थी कि चची से की गई बातें उन पर कितनी खतरनाक साबित होंगी। वक्त गुजरता गया पर चची ने कोई जवाबी कार्रवाई ना की। चचा ने शुक्रिया अदा किया जब चचा को चची से मोहब्बत का एहसास और ज़्यादा हो गया कि वो उनकी माँ को बर्दाश्त करती हैं। सबकी नज़र में चची भली थी, लेकिन मैं जो चची का रूप देख रही थी वो खतरनाक था, बल्कि बहुत ज़्यादा खौफनाक। मेरी चची फ़ोन पर किसी से महवे गुफ्तगू रहती। उससे फ़ोन पर कहती, काम कंफर्म हो जाएगा ना? हाँ,
मेरी सास को सबक सिखाना ज़रूरी है। मैंने उनकी बातें सुनते एक बार ये बात अपनी अम्मी को भी बताई तो उन्होंने डांट दिया और कहा, क्या करती हो, ऐसे किसी की बातें नहीं सुनते। तुम्हारी चची अभी सिर्फ गुस्से में है क्योंकि तुम्हारी दादी ज्यादती करती हैं। मैं कुछ ना कहती और खामोश हो जाती, पर चची पर मैंने नजर रखी हुई थी। फिर वो चचा के लाए कपड़े जलाने लगी और फिर उसकी खाक को अलमारी में रख देती। लेकिन असल परेशानी की बात जो थी वो ये थी कि चची जब भी कपड़े जलाती उसके बाद दादी की तबीयत खराब होने लगती। पहले तो मैं इसे महज इत्तेफाक समझी, पर यह इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि ऐसा जब ही होता था जब चची वो कपड़ा जलाती थी। उस दिन दादी की तबीयत बिगड़ जाती और इतनी बिगड़ जाती कि हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ जाती और फिर महीने भर दादी की तबीयत नासाज ही रहती। लेकिन जैसे ही दादी की तबीयत कुछ बेहतर होती चची फिर अपना नया सूट जला डालती और इसके बाद फिर वही होता। दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती। ये बात घर में किसी को नहीं मालूम थी। चेकअप करवाने पर सिर्फ यही मालूम होता कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या डिप्रेशन है। लेकिन इन सब की वजह चची ही थी, ये मैं समझ चुकी थी। उन्होंने दादी को जवाब देना छोड़ा था, लेकिन वो दादी से खामोश इंतकाम ले रही थी और अब मैं ये सब अपनी दादी पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने फैसला किया कि पहले मैं हर रात से पर्दा उठाऊंगी, बात की तह तक पहुंचूंगी, इसके बाद मैं चची का राज फाश करूंगी। अपनी सोच पर अमल करते मैंने इसी पर अमल किया। जो देखा मैंने देखा था कि चची उसमें स्याह हींक मिलाती थी। मैंने भी हींक ली और अपने एक और नए जोड़े को कुर्बान कर डाला। अपने नए सूट को खाक करके उस पर हींक डालकर अलमारी में रख दी और अगली सुबह उठकर देखा मेरे सर पर गोया घर की छाती गिर पड़ी कि वहां उस खाक की जगह वाकई 1000 के चंद नोट थे। मैं बेसाख्ता मुंह पर हाथ रख गई। मैंने उन पैसों को छुआ और बेयकीनी से बार बार उलट पलट कर देखने लगी। जब घर में अचानक शोर बपा हुआ, मैं जल्दी से पैसे रखती बाहर भागी तो बाहर का मंजर देखकर नसें साकत हो गई। मेरी दादी की सांस उखड़ रही थी और वो रो रही थी। मैंने परेशानी से सबकी जानिब देखा तो मेरी नजर चची पर पड़ी, जो शैतानी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए दादी को देख रही थी। मैंने आगे बढ़ते देखा तो दादी की तबीयत बिगड़ रही थी। चची भी नाटक करती आगे बढ़ी थी कि मैंने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए कहा, यह सब चची का क्या धरा है। मेरी बात पर सब मुझे हैरत से देखने लगे, जबकि चची का रंग एकदम तब्दील हो गया और वो मुझे गुस्से से घूरने लगी। मेरी अम्मी ने भी मेरा बाजू खींचते मुझे गुस्से से देखा तो मैंने उनसे अपना बाजू छुड़वाया और कहा, चची दादी पर ना काला जादू करती हैं। ये सुनते ही मेरी दादी भी पत्थर हो गई। रोना भूलकर एकदम सकते में अपनी बहू को देखने लगी, जो उनकी सगी भतीजी थी। जब चचा ने मुझसे गुस्से से कहा, ये क्या बकवास कर रही हो, तो मैंने कहा, मैं बकवास नहीं, सच कह रही हूं। आपके लाए हर जोड़े को चची नजरे आतिश करके उसमें हींग मिला के अपनी अलमारी में रखती हैं। इसके बाद ही दादी की तबीयत खराब हो जाती है। मेरी बात मेरी अम्मी ने मेरे मुंह पे एक जोर का थप्पड़ मारा और कहा, अपना मुंह बंद रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि मेरी चची मुझे गुस्से से घूरने लगी और चचा ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, अपनी ही चची पर इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम्हारी चची कपड़े जला देती हैं तो वही कपड़े पहनती कहां से हैं। चचा ने कहा तो मैंने रोना छोड़कर चची को घूरना शुरू कर दिया और कहा, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। चची कपड़े जलाती हैं, फिर चची जब उसे अलमारी में रखती हैं तो अगली सुबह वहां बहुत सारे पैसे होते हैं, फिर वो उसी से दोबारा वैसा सूट खरीद देती हैं। मेरे कहने पर अब के चचा ने चची को देखा, जो बिल्कुल सुन खड़ी थी। इससे पहले चचा कुछ बोलते या चची कुछ कहती, दादी बोल उठी, मेरी पोती सही कह रही है, मेरी इस हालत की जिम्मेदार यही है, यही सब करती है। दादी के बोलने पर चचा का रंग मजीद बदल गया। वो मेरी दादी से बोले, अम्मी आप कैसे बिना सबूत के इल्जाम लगा सकती हैं? सबरीन काला जादू क्यों करेगी आप पर? वो झुंझाए तो दादी रोने लगी और चाची को कोसने देते जो हकीकत बताई उसे सुनते सब बिल्कुल साकित रह गए। जब मेरी दादी को मेरी फुप्पो की फिक्र होने लगी थी तो मेरी दादी ने अपने तौर पर सबको राजी करने की कोशिश की। चची का हंगामा एक तरफ, चचा और अब्बू ने दादी को साफ अल्फाज में कह दिया कि अगर फुप्पो घर आई तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते दादी डर गई थी, लेकिन औलाद की ममता का क्या करती जो बढ़ती ही जा रही थी। कुछ अरसे के बाद ही दादी को मालूम हुआ कि फुप्पो एक गरीब सी बस्ती में रह रही हैं और उनका एक बेटा भी है। वो खुद पर जब्त न कर सकी और छुपकर उनसे मिलने चली गई। वहां उन्हें मालूम हुआ कि फुप्पो ने जिससे शादी की थी वो बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ था। उसने फुप्पो को बहुत खुश रखा हुआ था, लेकिन जिस तरह मेरे घर वालों ने फुप्पो के इस फैसले को कबूल नहीं किया था, इसी तरह उस लड़के के घर वालों ने भी कबूल नहीं किया था।
वो खुशगवार जिंदगी गुजार रही थीं कि सब कुछ एकदम वीरान हो गया। शादी के 1 साल के बाद ही औलाद के पैदाइश के 4 दिन के बाद मेरे फूफा का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और मेरी फूफो के ससुराल वालों ने ना उन्हें कबूल किया ना उनके बच्चे को कबूल किया। फूफो के हालात काफ़ी तंग हो गए थे कि खाने का खाना ना हो। दादी के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी मदद करती, ना ही वो उन्हें घर ला सकती थी क्योंकि कोई उन्हें कबूल नहीं करता था। इसीलिए उन्होंने अपनी दोस्त से कहकर सदका ज़कात के पैसे लेने शुरू किए और फिर उन पैसों से फूफो की मदद करने लगी। लेकिन कुछ वक्त से वो पैसे जहाँ भी दादी रखती वो गायब हो जाते। फूफो के हालात इस कदर खस्ता थे कि उनकी फ़िक्र में दादी घुल रही थी, जबकि वो किसी से बोल भी नहीं सकती थी, और जब फूफो की मदद नहीं कर पाती तो उनकी ये हालत हो जाती। तो आज उन्हें ये पता चला कि वो पैसे कोई और नहीं, चची छुपाती थी। सब हैरत और सदमे से चची को देखने लगी तो चची अपना चेहरा झुका गई। चचा चची के करीब गए और उनसे पूछा, ये सब ठीक है? तो चची ने इस बात में सर हिला दिया। अगले लम्हे ही चचा ने चची के मुंह पे थप्पड़ दे मारा और गुस्से से पूछा, क्यों किया ऐसा? तो चची की जुबानी सुनकर सब दंग रह गए कि वो ऐसा भी कर सकती हैं। चची ने बताया, मैंने अम्मा जी को अपनी दोस्त को सब बताते सुना था और ये सुनते मेरा खून खौल उठा था कि अम्मा जी ऐसे कैसे अपनी बेटी की मदद कर सकती हैं। उस औरत के लिए मेरे दिल में शदीद नफरत है। चची ने बताया, फिर मैं हर महीने वो जो पैसे अपनी बेटी को देने वाले होते थे चुरा लेती थी और फिर उन्हें खुद छुपा कर खर्च करती। चचा ने पूछा, मगर तुम कपड़े क्यों जलाती हो? तो वो रोने लगी और बोली, मेरी दोस्त के साथ मैं एक पीतनी के पास गई थी। उसने कहा था कि तुम्हारा शौहर तुम्हें जो नया लिबास दे उसको जलाकर उसकी खाक में हींग डालकर एक रात अलमारी में रखना तो तुम्हारी औलाद हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपके सामने रोना रोना शुरू किया कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। फिर आप जो कपड़े लाते मैं उसे जला डालती, फिर जो पैसे चुराती थी उसमें से ही बिल्कुल वैसा लिबास खरीद लेती थी। मैंने कहा था कि इस मुतालिक किसी को भी खबर ना हो, पर मैं जब भी ऐसा करती नौरीन मुझे देख लेती। इसलिए मैंने इसके सामने ये नाटक किया कि ऐसा करने से पैसे मिलते हैं। जब इसने ये सब ट्राई किया तो मैंने इसकी अलमारी में खाक की थैली उठाकर पैसे रख दिए कि इसे शक ना हो, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मुझ पर जादू टोने का इल्ज़ाम लगाएगी। चची की बात सुनते चचा ने उन्हें खूब डांटा। मेरी अम्मी ने भी मुझे बहुत डांटा, जबकि अबू और चचा बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने दादी से मुआफ़ी मांगी और दादी के साथ जाकर फूफो को ले आए। उनकी गैरत पे गहरी चोट लगी थी कि उनकी बहन हट्टे कट्टे भाइयों के होते हुए ज़कात और सदका खा रही थी। उस वक्त तो उन्होंने उसे मैं कहा था। अब वो फूफो को माफ़ करते उन्हें अपने साथ ले आए थे और दादी ने चची को माफ़ कर दिया था। इस बात को महीना हो चुका है और सब खुश हैं। चची ने फूफो से दोस्ती तो नहीं की, पर दिल में मौजूद नफ़रत निकाल दी। बहनों और भाइयों, औलाद की पसंद को देखना या पसंद करना बुरा नहीं। अपनी पसंद का इजहार करना औलाद का शरई हक है, और अगर औलाद की पसंद मुनासिब हो तो उनकी पसंद को अहमियत देना माँ बाप का फ़र्ज़ है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।